नमस्कार। कभी सोचा है कि जब किसी लाइब्रेरी के कंप्यूटर पर कोई किताब ढूंढी जाती है तो वो पलक झपकते ही कैसे मिल जाती है? असल में इसके पीछे एक पूरी अदृश्य व्यवस्था काम करती है, कुछ नियम और कुछ मानक जो जानकारी की इस विशाल दुनिया को सलीके से रखते हैं। आज हम इसी गुप्त भाषा के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर दुनिया भर की लाइब्रेरियों को एक दूसरे से जोड़ने वाली इस अदृश्य कड़ी का राज क्या है? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें सीधे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के दिल तक ले जाएगी। तो चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय में जब कोई मानक नहीं थे। बिना किसी साझा नियम के जानकारी का आदान प्रदान बस एक सपना था। हर लाइब्रेरी अपने तरीके से किताबों का रिकॉर्ड रखती थी, जिससे एक बहुत बड़ी डिजिटल खिचड़ी बन रही थी। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि ये दोनों एंट्री एक ही किताब की हैं। कोई इंसान शायद देखकर समझ जाए, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कोई कॉमन रूल न होने की वजह से कंप्यूटर के लिए इस डेटा को समझना या शेयर करना लगभग नामुमकिन था। तो ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि इस तरह की बेतरतीबी के साथ एक ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क बनाना असंभव था। एक ऐसे समाधान की फौरन जरूरत थी जो इस पूरी अव्यवस्था को दूर कर सके। एक ऐसा हल जो हर किसी के लिए हर जगह काम करे। और यहीं पर इस समस्या का पहला बड़ा समाधान सामने आया। एक साझा खाका, मतलब एक कॉमन ब्लूप्रिंट बनाना कि कौन सी जानकारी रिकॉर्ड करनी है और उसे लिखना कैसे है, ताकि हर कोई एक ही भाषा में बात कर सके। और ये था ISBD, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। यही इस समस्या का जवाब था। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना था कि अलग-अलग जगहों पर बनाए गए रिकॉर्ड्स एक दूसरे के साथ आसानी से बदले जा सकें, मतलब इंटरचेंजेबल हों। देखिए, ये मानक कोई रातों रात नहीं बन गया था। ये 1969 में शुरू हुए एक लंबे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नतीजा था, जो वक्त के साथ और बेहतर होता चला गया। तो ISBD ने किया क्या? इसने जानकारी को 8 खास क्षेत्रों यानी एरियाज में बांट दिया। इससे ये पक्का हो गया कि हर कैटलॉगर, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, एक ही तरह की जानकारी को एक ही क्रम में रिकॉर्ड करेगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि ISBD ने कुछ खास पंक्चुएशन मार्क्स जैसे बराबर का निशान, कोलन, स्लैश का इस्तेमाल एक यूनिवर्सल भाषा डिकोडर की तरह किया। इससे कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा का हो, रिकॉर्ड के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकता था। तो ठीक है, इंसानों के लिए तो एक सिस्टम बन गया, एक कॉमन ब्लूप्रिंट। लेकिन अगली और शायद उससे भी बड़ी चुनौती थी, इस इंसानी सिस्टम को कंप्यूटर को कैसे सिखाया जाए, जानकारी को मशीन रीडेबल कैसे बनाया जाए। और इसी सवाल का जवाब था मार्क, यानी मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। ये वो क्रांतिकारी डिजिटल भाषा थी जिसने ISBD के ब्लूप्रिंट को कंप्यूटर के लिए जिंदा कर दिया, ताकि वो जानकारी को समझ सकें और प्रोसेस कर सकें। एक मार्क रिकॉर्ड को एक मानकीकृत डिजिटल शिपिंग कंटेनर की तरह समझा जा सकता है, जिसे ISO 2709 कहते हैं। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। एक लेबल जो कंप्यूटर को बताता है कि अंदर क्या है, एक डायरेक्टरी जो एक इंडेक्स की तरह काम करती है, और आखिर में असली डेटा। अब कंटेनर के अंदर तो सामान रख दिया, पर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज क्या है? इसके लिए मार्क एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। वो डेटा के हर टुकड़े को लेबल करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही जैसे हर गली के कोने पर एक साइन पोस्ट लगा होता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। टैग 260 कंप्यूटर को बताता है, अरे सुनो, ये पब्लिकेशन की जानकारी है। फिर उसके अंदर $A, $B और $C जैसे छोटे छोटे सब फील्ड कोड्स उसे ठीक ठीक बताते हैं कि प्रकाशन की जगह कौन सी है, प्रकाशक का नाम क्या है और तारीख क्या है। ये बहुत ही सटीक और कुशल तरीका है। मार्क का ये आइडिया इतना जबरदस्त था कि इसे पूरी दुनिया में अपनाया गया, जिससे फॉर्मेट्स का एक ग्लोबल नेटवर्क तैयार हो गया। लेकिन ये वन साइज फिट्स ऑल जैसा नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही लचीला ढांचा था। USA मार्क, UK मार्क और यूनिमार्क जैसे अलग अलग संस्करणों ने दिखाया कि इसे अलग अलग देश अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढाल सकते थे। तो जब हम इन सब चीज़ों को, ISBD, मार्क, इन सारे मानकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक अदृश्य इंजन जो हमारी आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन तक पहुंच को पावर देता है।
अगली बार जब कोई लाइब्रेरी में कुछ भी सर्च करे और वो चीज़ सेकंडों में मिल जाए, तो समझ जाइए कि उसके पीछे यही अदृश्य इंजन काम कर रहा है। ये वो आर्किटेक्चर है जिस पर आज का डिजिटल इन्फॉर्मेशन युग टिका हुआ है। और इसका जो सबसे बड़ा मकसद है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो बहुत ही शानदार है। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। ये एक बहुत बड़ा विचार है। पूरी इंसानी सभ्यता के ज्ञान के लिए एक सिंगल सुलभ कैटलॉग बनाने का सपना। तो आखिर में इसका फायदा क्या हुआ? सीधी सी बात है, काम का दोहराव कम हुआ, संसाधनों की साझेदारी बेहतर हुई और एक ऐसा ग्लोबल इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बना जो भरोसेमंद है। संक्षेप में, इन मानकों ने सिर्फ लाइब्रेरियों को ही नहीं बदला, बल्कि दुनिया भर में ज्ञान के लेन देन के तरीके में ही क्रांति ला दी। और ये हमें आज के एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस एआई और शक्तिशाली सर्च इंजन के दौर में जानकारी को व्यवस्थित करने के ये पुराने सिद्धांत कैसे बदलेंगे?